अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं अमन टेक कराची में। यहाँ आने का मकसद ये है कि कुछ बात हो सके पाकिस्तान में स्किल ट्रेनिंग जो है वो किस तरह हो रही है, इसके क्या फ़वाइद हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है। पाकिस्तान में नौजवान जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई मायूसी आपके जहन में है तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको रोशनी देगा, उम्मीद देगा, आपके अंदर एक एहसास लेकर आएगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं ये हम प्रोग्राम में जानेंगे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा महा रहमान साहिबा। आप सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र टू CEO हैं अमन फाउंडेशन, अमन टेक। आपको वेलकम कहते हैं जी। हमारे साथ आज प्रोग्राम में ऑटो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब सलमान बेग साहब। आपको वेलकम कहते हैं जी। माजिदा खुर्शीद साहिबा हमारे साथ हैं जो कि प्रिंसिपल हैं मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की। आपको वेलकम कहते हैं। और आपके साथ एक एलुमनाई मौजूद हैं आप ही के इदारे की, आसिया अशरफ साहिबा। आपको भी वेलकम कहते हैं। आसिया, आपसे आगाज़ करते हैं, क्या स्टोरी है आपकी, फरमाएं ज़रा। बेसिकली मैं जो हूँ हाई एजुकेशन हूँ, मास्टर्स हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। कुकिंग मेरा शौक़ था बहुत ज़्यादा, घर में कुकिंग करने का और उनका, लेकिन सब ने कहा कि प्रोफेशनली इस चीज़ को एज अ बिज़नेस लाने के लिए आपको जो है इसकी कुछ ना कुछ एजुकेशन लेनी होगी। सिर्फ घर की कुकिंग इनफ नहीं है। वो चीज़ जो है मुझे मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ले आई, जहाँ पर मैंने प्रोफेशनल शेफ़ कुकिंग का कोर्स किया पोजीशन के साथ। कितने अरसे का कोर्स 6 मंथ का कोर्स था। 6 मंथ के कोर्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने 3 मंथ्स की इंटर्नशिप की। थोड़ा सा मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस भी हुआ इसी इंस्टीट्यूट से और मेरी मैम से। वो शौक़ मुझे होटल इंडस्ट्री में ले गया कि अपना इंस्टीट्यूट या अपना कोई भी बिज़नेस रन करने के लिए आपका एक्सपीरियंस या एजुकेशन बहुत मायने रखता है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ हायर, जैसे मैंने मास्टर्स कर लिया तो मैं उठ के इंस्टीट्यूट। तो अब आप क्या कर रही हैं, अब आपकी क्या पोजीशन है? तो फिर मैं रमादा चले गई। रमादा में मैंने होटल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ली। 6 मंथ मैंने वहाँ पर कंप्लीट किए कलनरी से रिलेटेड, और उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी अपने ही होटल में, और साथ साथ मैं जो हूँ अपना छोटा सा रेस्टोरेंट का वर्क कर रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए एक सक्सेस स्टोरी है, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त कि आज आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बाइस फ़ख्र हैं। और आपने मेहनत की, आपने कोई चोरी नहीं की, आपने कोई बेईमानी नहीं की, आपने कोई चोर रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं इख्तियार किया, बल्कि आपने स्किल लर्निंग की और बहुत कम अरसे में लर्निंग करके आज आप जो है वो अपने कदमों पे खड़ी हुई हैं। माँ साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। और इस तरह सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर जो बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लातादाद स्टोरीज़ मेरे सामने मौजूद हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ हम शेयर कर सकें। आप फरमाएँ कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको ही कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो यही नौजवान जो है गलत राहों पे जाएंगे, ड्रग इस्तेमाल करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट बन सकते हैं, कोई तखरीबी कार्रवाइयों की तरफ जा सकते हैं, स्ट्रीट क्राइम की तरफ जा सकते हैं, जराइम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इनको, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान में देर पामन के लिए इनको काम पे लगाना, रोज़गार पे लगाना, लर्निंग पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी रिजवान, बहुत शुक्रिया। इस तरह से है कि पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त 200 मिलियन से ज़्यादा है। इस 200 मिलियन में तकरीबन जो है 35% ऐसी पॉपुलेशन है नौजवानों की जो उम्र 15 से 35 साल के दरमियान है, जिसको हम एक्टिव लेबर फोर्स कहते हैं। ये वो नौजवान है जिनको अगर सही तालीम के मौके नहीं दिए गए तो वो हर किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में, चोरी, डकैती, टेररिज्म वगैरह में पढ़ सकते हैं, जिससे सिर्फ आपकी इकॉनमी को नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो टेक्निकल एजुकेशन एक इस तरह की पाथवे है जो एक कम कॉस्ट में नौजवान अफोर्ड कर सकते हैं और इससे इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसिया ने बताई। और इस तरह की बेशतर आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ इस ऑडियंस में भी मौजूद हैं आज। ठीक है, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर, NGOs और जैसे अमन टेक एक इदारा है या जैसे आपका इदारा है, इस तरह के इदारे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल आप क्या समझती हैं कि इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ दे रही है और क्या पाकिस्तान के कोने कोने में इस तरह की ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं स्किल लर्निंग की? जी रिजवान, शुक्रिया। इसमें यह है कि गवर्नमेंट बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये इन सब बॉडीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ही इकट्ठा करती है, नैफटेक और NAFTTC के बैनर के अंडर।
इसमें यह है कि गवर्नमेंट की अपनी सहूलियात भी हैं, गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन भी देती है प्राइवेट सेक्टर को। मज़ीद गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट हमें कर सकती है कि कंपल्सरी कर दे कि जो बच्चे, हर बच्चे के लिए जो टेक्निकल ट्रेनिंग लेता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लाजमी कर दी जाए। इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट लॉबी करे, पार्टनर करे कि जी हर इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी हो कि आप एक्स नंबर ऑफ डेज हर टेक्निकल ट्रेनिंग बच्चे को इंटर्नशिप देंगे। उसमें इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है, बच्चे का भी फ़ायदा है। अभी नैब TTC इस तरफ चल रहा है, वो कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को जी 15 दिन आप कम से कम इंटर्नशिप बच्चे की कराएं, मगर 15 दिन काफ़ी नहीं है। कम से कम 3 महीने की इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप हो जिससे बच्चे का जो स्किल सेट है मज़ीद वो बढ़ सके। ठीक है, बेग साहब आपकी तरफ हम आते हैं। ये एक बात जो कही जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो है वो ज़्यादा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये स्किल लर्निंग की, ये इसी क्लास के लिए हैं। दूसरा, अगर हम बहुत गुर्बत की बात करते हैं तो एक बच्चा जो है वो फिर शायद तालीम भी सही तरह हासिल नहीं कर पाता, वो बहुत छोटी एज में जो है वो कहीं ना कहीं काम शुरू कर देता है। तो फिर वो ये कहता है बच्चा कि भाई मैं तो ऑलरेडी सब कुछ सीख लिया है मैंने अपने बचपन के साथ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और हम सब के सब बाज़ फैसलों पर इतराज अपनी जगह, रिजर्वेशन अपनी जगह, लेकिन अगर मिसबिहेव किया गया है, ये मिसबिहेव है फायरिंग करना, ये वैश्याना फेल है। ऑनरेबल जज के घर के बाहर फायरिंग, इससे ज्यादा वैश्याना फेल नहीं हो सकता। और ये मैं लफ्ज यूज नहीं किया करता, ये बड़ी बेगैरती है जिसने ये काम किया है, और ये मुल्क दुश्मनी है जिसने ये किया। वो पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पे सारी कौम, पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब जुडिशरी के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं इस मौके पे। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि मुल्क को जंगल बना दिया जाए, और ये रियासत का फर्ज है कि वो अपनी अदलिया की हिफाजत करे, उनके साथ खड़ी हो। हमने एक दूसरे को गालियां नहीं देनी, इख्तिलाफ हो जाता है फिर खत्म भी हो जाता है, वक्त गुजर ही जाएगा। कोई वक्त कभी रहता कभी सदा रहता, कोई वक्त नहीं रहा। मुशर्रफ के 8 साल भी पलक झपकते गुजर गए, ये भी गुजर जाने हैं। पर हमने जहां कोई गलत करेगा उसको गलत कहना है, गलत अमल की मजम्मत की जानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज का दिन आला अदलिया के साथ खास तौर पे इजहार यकजहती का दिन, आज का दिन फायरिंग के वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज से अपने पूरे ईमान के साथ मजम्मत करने का दिन है। मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये वहशी या साजिशी जो भी हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर इनको पकड़ेंगी और बेनकाब करेंगी, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो और किसी को जुर्रत ना हो कि वो अपनी अदलिया को दबाने की या उसको धमकाने की कोशिश करे। ये कोई तरीका नहीं है, ये तरीका किसी महज़ब मुल्क के लिए, किसी महज़ब शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं। मेरे अजीजों, अब हमारे शायद 45 डेज बाकी हैं। वैसे तो 45 सेकंड्स का पता नहीं है अगली सांस का, लेकिन अगर आप टेन्योर को देखें, मुझे खुशी है और मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। पूरा मुतमईन नहीं हूँ, उसकी भी वजह बताऊँगा। काफ़ी मुतमईन हूँ कि हम जो कर सकते थे कर गए, लेकिन पिछले 6 महीने काम करने का मज़ा नहीं आया, इसलिए कि काम करते या अपना दिफा करते। एक हाथ से दिफा कर रहे थे, एक हाथ से काम कर रहे थे। काम करने का मज़ा दोनों हाथों से आता है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जज के घर फायरिंग वहशियाना फेल है, जिन्होंने ये काम किया वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इंटर के बाद कुछ स्किल सेट डेवलप हुए ताकि उनको जॉब्स मिलने में आसानी हुए, और ना सिर्फ जॉब्स मिलने में, आगे ग्रो करने में उनके लिए आसानी हुई। तो ये एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ
भी हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है वोकेशनल। ठीक है माजिदा साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाता हूँ जो मैंने अभी किया है, और इसमें आप मुझे फरमाएं कि आपके पास बड़ी तादाद में ख़ासतौर पर ख़वातीन जो ट्रेनिंग लेने आ रही हैं, वो क्या सोच के आती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एक्चुअली अगर ख़वातीन की बात करूँ तो मैं बताऊँगी कि हमारा इदारा जहाँ पर वाक़ है कोरंगी 5 में, तो ऑलमोस्ट हर सेशन में हमारे पास मोर देन 2000 ख़वातीन होती हैं, फ़ीमेल्स होती हैं। ये तमाम के तमाम वो ख़वातीन होती हैं जो घरों से निकलती हैं, स्किल लेना चाहती हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। इनमें से बहुत सारी ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि वो रो रही होती हैं कि दे डोंट हैव एनी एजुकेशन एंड स्किल, हम क्या करें। तो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कौन सा कोर्स करें या किस तरीके से काम करेंगी इंडस्ट्री में। क्या सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमें जो है इनकी कैरियर काउंसलिंग करनी पड़ती है, अवेयरनेस के सेशंस करते हैं, मोटिवेशनल सेशंस करते हैं ताकि ये इंडस्ट्री में जाएं और काम करें स्किल्स लेने के बाद। तो बहुत सारे ऐसी भी आती हैं और बहुत सारी हमारी जो स्टूडेंट हैं वो आसिया की तरह भी हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है, लेकिन वो जॉब्स नहीं है उनके पास, चूँकि मार्केट में जॉब्स नहीं है। तो बेसिकली जो ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं ये इसलिए ताकि ये अपना काम स्टार्ट करें। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना काम स्टार्ट किया, हम उनके साथ लिंक होते हैं, फिर वो और लोगों के रोज़गार का ज़रिया बनते हैं। 4 से 5 लोग वो अपने पास उन्हीं यानी अपने बैच में से ही लेकर और वो काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है, अपने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि इंडस्ट्री में गैप है। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, वहाँ लोगों के लिए रोज़गार के मौके हैं। हमारे बहुत अच्छे तमाम इदारों से यकीनन अमन के हमारे और तमाम इदारों के लिंक हैं और वो जॉब्स भी बेचते हैं। लेकिन एक जो स्टिग्मा है ना कि जनाब ब्लू कॉलर जॉब नहीं करनी और हर एक को जो है वाइट कॉलर जॉब करनी है, ये थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार रहा। अगर जॉब चाहिए और आपने स्किल लर्निंग भी कर ली है तो कितनी जॉब्स आपको मिल सकती हैं? तो जितनी पाकिस्तान की आबादी है सबको जॉब नहीं मिल सकती, तो इसलिए ज़रूरी है कि लोग अपने कारोबार शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। तो वो कैसे कारोबार शुरू हो सकते हैं छोटे लेवल पर, इस पर बात करेंगे। दूसरा, आपने ख़वातीन की बात की कि और पाकिस्तान की आधी आबादी इसको अगर ये स्किल्ड हो जाए तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं गर्ल्स के अंदर, इनसे हम जानेंगे कि ये कैसे यहाँ तक आई और अब क्या कुछ कर रही हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है। दूसरी एक चीज़ जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हमें हेल्प कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर खुद भी इस पे काम कर सकता है, जिसको इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। आप बेशतर देखें हमारे बिजनेस स्कूल में जहाँ बच्चे BBA MBA वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है कि जो बच्चे अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं उसमें बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन की जाती है, जिसके ज़रिए जो बच्चे वो विन करते हैं कॉम्पिटिशन, उनको सीड कैपिटल, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज फराहम की जाती हैं। छोटे कर्जे एक्सेस दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस का। ये चीज़ें अभी वोकेशनल ट्रेनिंग में नहीं हो रही। अगर ये फराहम कर दी जाए वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर में या सेटअप कर ली जाए तो बहुत से ज़्यादा नौजवानों की जो है तादाद वो एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है जी, आप जो बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग, ये एजुकेशन लेकर बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं और ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने मौजूद हैं। पहले कुछ ख़वातीन की तरफ बढ़ते हैं और क्योंकि आप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इस वक्त जो है पाकिस्तान में ख़वातीन, यंग लड़कियां आपको देख रही होंगी, तो उन्हें आप अपनी एक सक्सेस स्टोरी बयान करें आप में से कोई, और फरमाएं कि वो भी कैसे जो है अपने कदमों पे खड़ी हो सकती हैं, किसी पर बोझ ना बने बल्कि स्किल लर्न एक यानी महारत हासिल करें। जी, मैंने ग्रेजुएट किया हुआ था, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मेरे को जॉब करने की कोई परमिशन नहीं थी फैमिली से और जॉब की नीड भी नहीं थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगता था कि घर बैठ के फ्री अपने आप को ज़ाया करना है, उसके लिए वर्क करें। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कोई बड़ी जॉब की डिमांड नहीं की, मैंने स्किल गेट करना चाहा। मुझे स्टिचिंग बाय गॉड गिफ्टेड, स्टिचिंग मैं घर पे खुद ही कर रही थी, लेकिन मेरी कोई इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी उससे, बिकॉज मुझे पास टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स नहीं थे। सो मैंने स्किल लेने के लिए मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर कोर्स किया और उसके बाद मैंने अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम घर से स्टार्ट किया। तो मेरी इनकम उससे अच्छी हो गई, 10 to 12,000 मैं घर रह के कमा रही थी। लेकिन मुझे उससे फील होने लगा कि ये भी नॉट इनफ। तो
तो आफ्टर डेट मैंने वहीं मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स किया। फिर मैं बहुत सर्विसेज देती थी, फैशन के भी, ड्रेस के अबाउट भी और ब्यूटी के अबाउट भी, और उससे मेरी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हुई कि मुझे एज अ वेडिंग मैं इन्वाइट करा जाता कि ब्राइड ज़्यादा मुझे फोकस करती कि ये ड्रेस के अबाउट भी हमें गाइड कर देंगी और ब्यूटी के अबाउट भी। और उसके बाद जब मैं ये इवेंट्स करने लगी, ऑर्डर्स लेने लगी, और उसी दौरान मेरा स्कॉलरशिप मिली मुझे, मैंने इंडस्ट्री की ट्रेनिंग की और उसके बाद मुझे मेमन में ही जॉब भी ऑफर हुई। जी फरमाइए। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स 6 मंथ का मिट्टी से ही किया मैंने। मैं घर पे मुख्तलिफ ड्रेसिंग बुटीक से ऑर्डर पर काम करती हूँ। एक शानदार 2 सक्सेस स्टोरीज़ आपने सुनी और यकीनी तौर पे जो गर्ल्स, जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ ये प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें बहुत मोटिवेशन इनसे मिली होगी। कुछ बॉयज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी आप आगे आएंगे प्लीज़, तशरीफ लाएं भाई, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त। फरमाएं, आप भी अपनी स्टोरी बयान फरमाएं। मेरा नाम फलक शेर है, मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब के शहर रीमा खान से आया हुआ हूँ। मेरी बेसिक जो तालीम है वो मैट्रिक है। 2 साल का मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद 2 साल डिप्लोमा करने के बाद मेरे सर ने मुझे बताया कि आप अमन टेक जाके कोई डिप्लोमा करें, वहाँ पे आपको अच्छे स्किल्स मिल सकते हैं, अच्छी जॉब मिल सकती है। सो इस सिलसिले में अमन टेक आया हूँ और आज इस उम्मीद पर मैं ये कायम कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ और इस उम्मीद पे ये डिप्लोमा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अपनी सोच से भी ज़्यादा अच्छी जॉब देगा और मैं इसी उम्मीद पे इंशाल्लाह कामयाब होकर जाऊँगा। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त जी, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। जी आइए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान हाशमी है। मेमन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से मैं कुकिंग प्रोफेशनल शेफ़ का कोर्स किया है और उसके दौरान 7-8 महीने के बाद मैंने सीखने के बाद मुझे बहुत शौक़ था, तो मैंने अपना कारोबार रेस्टोरेंट अपना किया है, इरफान हाशमी रेस्टोरेंट के नाम से। तो यानी कि उधर मेरे पास 8 से 9 बंदे काम भी करते हैं। सारा कुछ मैंने सीखा मेमन से, मुझे शौक़ था। हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म मिट्टी है। तो यानी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मेरे उस्ताद ने, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। और जी कोई आइए तशरीफ़ लाइए। मेरा नाम मोहम्मद फैसल हुसैन है और मैं जो हूँ टेट्रा पैक टेक्नीशियन हूँ इस वक्त। मैंने अमन टेक से मेगाट्रॉनिक्स का कोर्स किया था। दैन उसके बाद अमन टेक की तरफ से मैं 1 ईयर की ट्रेनिंग पे डेरीलैंड मींस डे फ्रेश में ट्रेनिंग पे गया था एज अ टेट्रा पैक टेक्नीशियन। दैन अब मेरी वहाँ पे परमानेंट जॉब है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अमन टेक के इस कोर्स से। दैन मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप इस कोर्स को करें क्योंकि इस कोर्स से आपको आगे फ्यूचर में बहुत सी कामयाबी हासिल हो। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। इस तरह की स्टोरीज़ हमारे मीडिया पे ज़रा कम ही सामने आती हैं। हमने आज कोशिश की है कि सक्सेस स्टोरीज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकें और उसका मकसद यही है कि वो नौजवान जो मायूस हैं, जिन्हें कोई रोशनी नहीं मिल रही है, वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, तो वो अपने करीब तरीन जहाँ भी उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, स्किल डेवलपमेंट के उनको मौके मिलें, वो जाएँ, कुछ हुनर जो है वो अपने अंदर लेकर आएँ। जब आप अपने अंदर हुनर लेकर आएंगे तो आपके लिए रास्ते मिलेंगे जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, जॉब की तरफ लेके जाएंगे, आप अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं अमन टेक में पाकिस्तान के नौजवानों को रोशनी देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि ज़िंदगी में एक ये भी रास्ता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आएँ। हुकूमत इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे और प्राइवेट सेक्टर NGOs का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो है हुनरमंद होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहायत रोशन हो सकेगा। सलमान साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं, ये फरमाएँ कि पहली जो ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ जो आते हैं बच्चे, जो नौजवान आते हैं, वो बहुत लोअर क्लास से होते हैं ज़्यादातर जो है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फौरी तौर पे कोई अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो वो चाहते हैं कि उन्हें इंटर्नशिप मिले, उन्हें जो है वो कहीं रोज़गार मिले, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद वो फिर अपना काम शुरू कर सकें। और ये ज़रूरी भी है कि अगर किसी बड़े एनवायरनमेंट में जाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। तो आप ये फरमाएँ कि आपकी जो इंडस्ट्री है, ये ऑटो इंडस्ट्री, इसमें कितनी खपत मौजूद है और उसके अलावा और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें किस हद तक जो है स्किल लेबर चाहिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मैं इस तरह से शुरू करता हूँ कि अगर आप सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री का मैं इस वक्त एग्जांपल दे सकता हूँ, तकरीबन 20,000 गाड़ियाँ महीने की बनती हैं। 20,000 4 व्हीलर इस वक्त, और मैं सिर्फ 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल के हट के। तो और एक्सपेक्टेड है तकरीबन हर साल ये इंडस्ट्री 8 से 10% ग्रो करेगी कम से कम।
तो अब आप इससे अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड होगी। ब्यूटिशियंस की तो खैर है ही हमारे मुल्क में ज़रूरत, और कामयाब भी है माशाल्लाह बहुत। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त इतनी ज़रूरत है कि एक अमन ने नया प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ वो ये कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ हमारा जो एक बच्चा पढ़ रहा है 6 महीने के लिए, वो पार्ट टाइम इंडस्ट्री में इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब कर ले। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो हमें ये बड़ा पसंद आया और हमने वेलकम किया इसको। ना सिर्फ इनसे हमने लिए, हमने दूसरी इंस्टीट्यूट्स को भी ये बोला कि अब आप जो सुबह बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप हमारे पास आफ्टरनून में भेजें, 4 आवर्स के लिए हमारे पास आफ्टरनून में भेजें, और हम उनको एक सिस्टम के तहत उनको दिखाएंगे कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ताकि जब वो ग्रेजुएट हुए ना सिर्फ वो हमें ज्वाइन कर सकें, वो शायद किसी ऐसी जगह पे चले जाएं और वो उनकी पॉलिशिंग एक और बेहतर तरीके से हो जाएगी। ठीक है महासाहिबा, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये ठीक है, हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर हुनरमंद पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर है, और दुनिया भर में जो है बड़ी कदर है हमारे नौजवानों की, हमारे हुनरमंद लोगों की। तो एक अपॉर्चुनिटी जो यहाँ मौजूद है यहाँ की इंडस्ट्री में, उसके अलावा अपना कारोबार करने के लिए भी बड़ी स्पेस पाकिस्तान में मौजूद है, उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ में पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है? देखिए, वो इंग्लिश में एक कहावत है कि द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। आप टेक्निकल तालीम लें, आप कोई भी दूसरी तालीम लें, अगर आप अच्छी तालीम लेंगे, जो भी ग्लोबल डिमांड है ग्लोबल इकॉनमी में, उसके साथ तो आपको बाहर भी जॉब मिल सकती है। लेकिन पहले मैं नौजवानों को यही मोटिवेट करूंगी कि आपके मुल्क को आपकी सबसे पहले आपकी ज़रूरत यहाँ पे है। अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करें। जब आप यहाँ नाम रोशन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाहर जाने के मौके खुद फराहम किए जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसमें ऐसा भी है कि आपको और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आते हैं, यहाँ से बच्चे जा सकें वहाँ पर, या वहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ और बेहतर अंदाज में स्किल लर्निंग कर सकें, और अगर ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीख के आएंगे तो और यहाँ उसके बाद खिदमत अंजाम दे सकेंगे। यकीनन जी जी बेग साहब। इसमें मैं महासाहिबा ने बिल्कुल सही फरमाया। इसमें मैं ये ऐड करूँगा, अगर इस वक्त अगर थोड़ी आप एनवायरनमेंट को स्टडी करें जो हमें मिडल ईस्ट में नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक लेबर उधर से वापस आ रही है। हमारी इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं लोग, मिलना चाहते हैं, जॉब्स हासिल करना चाहते हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी दुनिया में एटलीस्ट करीबी ममालिक में डिमांड अगर आप कहें तो कम है, लेकिन अगर आपकी स्किल होगी और सबसे अहम चीज़ है यहाँ का एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप जा सकते हैं बाहर। जी हाँ, उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और वो है हुनरमंद लोगों को रिस्पेक्ट देने का, कि ये सारे कोई भी शख्स हो वो काबिल एहतराम होता है। और हम जब तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है जो हुनरमंद लोग होते हैं। लोग बड़े मद्दा होते हैं, जनाब इनके पास ये हुनर मौजूद है, और उसी हिसाब से उनको पैसे भी मिलते हैं। तो मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ, फरमाएं ये ख़ासतौर पर जैसे ब्यूटिशन है ख़वातीन के अंदर भी, या हमने देखा कि अभी जो हमने टैक्सी ड्राइवर्स को कैप्टन कहना शुरू कर दिया है, तो किसी भी अंदाज से जो है हमें रिस्पेक्ट देने के तरीके भी ढूंढने होंगे, और हर पाकिस्तानी को इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी होगी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं वो एक सोच है हमारी कि हमारा बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ गया है या अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो हम सोचते हैं कि जनाब उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीए करना है, या टेबल के पीछे बैठ के काम करना है उसने। तो ब्लू कॉलर जॉब बेसिकली हम अच्छी फैमिलीज़ के लोग ये सोचते हैं नहीं अगर इस तरह से प्लम्बर बन गया, वेल्डर बन गया, हालांकि बाहर यही काम कर रहे होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में कि एक वेल्डर जो है यकीनन एक ऑफिस असिस्टेंट से ज़्यादा इनकम होती है उसकी, लेकिन फ़र्क जो है वो एटीट्यूड का है, फ़र्क जो है वो बिहेवियर का है, फ़र्क जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का है जो हमें उनको प्रोवाइड करनी है, और स्किल ट्रेनिंग में ये तमाम चीज़ें शामिल हो रही। एक और बात मैं आपको कहूँगी रिजवान, जैसे अभी आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात किया, उन्होंने कहा कि वापस आ रहे, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें इंडिया, नेपाल, अगर इनके वर्कर्स देखें तो वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानी वर्कर की। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं है, वर्कर वही उस्ताद शागिर्द इन्होंने सीख लिया, जनाब वर्कशॉप में काम सीख लिया और वो चले गए, सर्टिफिकेशन नहीं है। बट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, RPL शुरू किया है, यानी कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप एक असेसमेंट के थ्रू जो है वो सर्टिफाइड हो सकते हैं। अच्छा, अमूमन गवर्नमेंट के लोग तारीफ़ कर नहीं रहे होते
ये वाहिद मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से शायद बड़े अरसे बाद में कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है और गवर्नमेंट की यहाँ तारीफ हो रही है वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से। मैं आपको बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट FTTC बहुत अच्छा काम कर रही है वोकेशनल ट्रेनिंग में। इवन के लोगों को स्कॉलरशिप तो प्रोवाइड कर ही रहे, उसके अलावा कंपटीशन के ज़रिए जो है वो लोग जो वाकई कॉम्पिटेंट हैं उनको एक अमाउंट 50,000 1 लाख का अमाउंट भी देते हैं जिससे वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके। हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो है वो FTTC यानी प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के थ्रू काम करना शुरू किया। तो वहाँ साहब आप भी तारीफ करेंगे गवर्नमेंट के सिलसिले में? जिस तरह ये कह रही है NAVTEC, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो अम्ब्रेला बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो स्किल्स कंपटीशन में बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं और अमन टेक के भी बेशतर बच्चे वो स्किल्स कंपटीशन जीत चुके हैं। उसी की बेसिस पे फिर उनको आगे जॉब भी मिलती है और कई इंस्टेंसेस में वो सरमाया यूज़ करके अपनी स्मॉल बिजनेस भी शुरू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी है, अगर हम देखें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, नौजवानों का बहुत बड़ा तबका है, बेरोज़गार है। क्या इतनी फैसिलिटी है प्राइवेट इदारे में गवर्नमेंट की तरफ से कि सबको कंपनसेट किया जा सके? देखें रिजवान, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी फिर लोग आएंगे ना, रश बढ़ेगा। अभी प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत से नौजवानों में ये जज्बा जागे, हम पहुँचें और जाएँ। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में हैं, क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करने में गुंजाइश है और अंडर रिसोर्स मुल्क है पाकिस्तान, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अपना रोल अदा कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, मिल के हम बेहतर रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। कुछ और हम सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ आएंगे, आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। जी आप फरमाएँ कि थोड़ा सा आपको खड़ा होना पड़ेगा जी, कि आप फरमाएँ कि क्या आपकी स्टोरी है, इस तरफ आप कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है। मैं वर्किंग करती हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं इस तरफ आई, मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर तो मैं वर्किंग करती हूँ, लेकिन जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर, हमारे सोसाइटी में एक्चुअली बहुत लो इनकम ग्रुप से लोग आते हैं। वो तमाम लोग जिनके पास वसाइल की बेइंतहा कमी है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से मैं को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग को ज़रूर हासिल करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई हिडन स्किल्स ज़रूर रखी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वोकेशनल ट्रेनिंग को हासिल करें, और वही वोकेशनल ट्रेनिंग है जो आपको ऊपर लेकर जाती है। सिर्फ हमें अपने जहानत को, अपने जहन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि माजिदा साहिबा ने फरमाया कि हमारे लोग जो हैं वो ब्लू कॉलर जॉब करना नहीं चाहते, तो काम करने के लिए आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से उठना पड़ेगा, एक स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करें, एक पहला स्टेप लें, और वही पहला स्टेप आपको पिक ऑफ द सक्सेस पर पहुंचा देता है। मैं तमाम यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को जी फरमाइए जी। जी, मेरा नाम तस्नीम इमरान है और मैं मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ब्यूटी हेड एज अ ब्यूटी हेड हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपना सैलून पहले से ही रन कर रही थी, लेकिन जब मैं मेमन में आई तो लगा कि यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शायद हमारी, और इन्हें स्किल देनी है। और इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है वो ब्यूटी में होती है, और हर स्टूडेंट्स ये चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ख़ासकर वो ख़वातीन जो अरसे दराज से घरों में बैठी हैं, बच्चे पाल रही हैं, घर चला रही हैं। जब बच्चे थोड़े स्कूल गोइंग होते हैं तो अब उन्हें एहसास होता है कि सोर्स ऑफ इनकम कम है, लिहाजा अब उन्हें अपने हस्बैंड, किसी भी एज ग्रुप में ख़वातीन इसमें आ सकती हैं, कोई एज ग्रुप की कैद नहीं है। आप अगर घर की जिम्मेदारियां हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्पेस मिला उसके अंदर, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप यहाँ आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक स्टूडेंट हमारी आई जो काफ़ी एजेड थी, आई थिंक 50+। तो मैंने उनसे कहा कि आप ब्यूटी में क्यों आ गई? कहने लगी अब तो मैं बच्चों से फारिग हो गई, शादियाँ कर दी सबकी, घर में अकेली थी, सोचा कुछ सीख लूँ। तो ऐसा भी होता है कि स्किल के लिए किसी एज की लिमिट, स्किल के लिए, इल्म के लिए जो है वो कोई उम्र नहीं है, इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है और प्रोफेशनल तौर पर सीखना भी चाहिए। कुछ और नौजवानों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी आइए, तशरीफ़ लाइए, आगे आइए जनाबे वाला, फरमाइए क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, कैसे यहाँ तक आ गए आप? नाम मेरा अम्मार है और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे यहाँ पे कॉल आउट किया। सबसे पहले तो मैं अमन टेक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल का कोर्स कर रहा हूँ और बहुत सीखने, जी एग्जैक्टली 6 मंथ से कर रहा हूँ। और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में बैचलर्स भी कर रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उससे मुझे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जो मुझे इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट से फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद मेरा जहन जो है वो खुल गया है बहुत ज़्यादा,
और जो अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री पे स्टैंड करता है वो टेक्निकल लोग स्टैंड करते हैं बिल्कुल। तो मैं बस कहना चाहूँगा एंड में कि आई एम प्राउड टू बी एन स्टूडेंट ऑफ अमन टेक। जी, बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इनके जज्बे की। जी, आप भी आए आगे, आइए। ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इनकी पॉजिटिव अप्रोच है इन बच्चों की, नौजवानों की, जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल अहमद, आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान। मैं अभी यहाँ पे आया था सेकेंड ईयर के लिए। लाउड बोलेंगे, थोड़ा सा लाउड। मैं यहाँ पे आया था पहले सेकेंड ईयर के स्टडी करने के लिए। मुझे बाद में अमन टेक के बारे में पता चला, वोकेंशियल। तो आपकी फैमिली बलूचिस्तान में है या कराची में, कहाँ है? यस, मेरी फैमिली वहीं पे बलूचिस्तान में है। मैं अभी अपने अब्बू के दोस्त के घर पे रहता हूँ। पढ़ाई के लिए आया था। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक का भी शौक़ हुआ, मैं फिर आ गया, ये वोकेंशियल अमन टेक में ज्वाइन किया मैंने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनकी फैमिली वहाँ पर है, उसके बावजूद यहाँ पर आए हैं, पढ़ रहे हैं, हुनर हासिल कर रहे हैं और ये ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जी जी, मुझे लास्ट में फरमाइए, ये इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज सुन के महासाहिबा और इतनी मिसालें जो हमने आपकी खिदमत पेश की हैं, बहुत सारे नौजवान चाह रहे होंगे कि वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हैं, वो अगर उनके पास थोड़ी सी भी उनकी मायूसी अगर कहीं आ रही है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए, तो वो इस वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आएँ। तो इस वोकेशनल ट्रेनिंग में आने के लिए उम्र का क्या तयन है, इसमें कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, ये फरमाएं। मैं अमन टेक के हवाले से बात कर सकती हूँ क्योंकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि मैट्रिक के बाद बच्चे आ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें मिडिल के बाद भी इजाज़त दी जाती है। इससे ज़्यादा तालीम मिडिल या मैट्रिक्स के अलावा नहीं उसका कट ऑफ। अगर किसी ने मैट्रिक भी ना किया, वो क्या करे? वो फिर कुछ कोर्सेज हैं जिसमें मिडिल पास बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये क्राइटेरिया इससे कम भी है। तो मैं तो सिर्फ अमन टेक के हवाले से बात कर रही हूँ। शायद माजिदा आपको जी आप फरमाएं, आपके क्या है डिमांड? इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे पास। जिस तरीके से NAFTTC जो कोर्स करवा रहा है उसकी एज लिमिट डिफरेंट है। उनकी एज लिमिट जो है वो 36 ईयर्स तक ले सकते हैं, 18 to 36 ईयर्स। तो इस तरह से कुछ और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके एज क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। बट हमारे इंस्टीट्यूट का जो है वो 14 जो है वो स्टार्टिंग एज है। और कोई एजुकेशन क्या चाहिए आपको? कुछ कोर्सेज में यस मैट्रिक मिडिल, और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई एजुकेशन नहीं है आपके पास, कोई एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप आके इसकी लर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। जी व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में हमने एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे नौजवान कहीं गलत राहों पे ना चले जाएं, कहीं उनका कोई मिसयूज़ ना कर ले, कहीं वो कोई ड्रग्स ना लेने लग जाएं, कहीं जो है वो किसी जराइम में मुलविस ना हो जाएं। तो उनको बचाने के लिए सबसे बेहतर ज़रिया यही है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लाया जाए, उनको हुनरमंद बनाया जाए। जब वो हुनरमंद बनेंगे तो वो अपने लिए भी अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकेंगे, अपनी ख़ानदान के लिए भी काबिल फ़ख्र होंगे और उनको ज़िंदगी मिलेगी, एक बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा और हम सब उनकी बहुत कदर करेंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।